को स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक चला है नीतीश प्रताप भाई, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है जो अब इसमें स्टार्ट होगा वो बताइए। देखिए अब इसके अंदर ना एक टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है जिस टॉपिक को एक अलग ही विशेष रूप से जाना जाता है, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट में आज कौन सा कॉन्टिनेंट हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से मैं समझाऊंगा, इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेटरी मेथड में। टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले क्या है? सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक है। इसके अंदर आपका टॉपिक चल रहा था कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का टॉपिक आपका चल रहा था, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। और आज का टुडेज कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? टुडेज कॉन्टिनेंट बताओ, जो आप कहोगे वो कर देंगे। टुडेज कॉन्टिनेंट कौन सा है? जो कॉन्टिनेंट आप बोलोगे वो कॉन्टिनेंट आज हो जाएगा। आप नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट बता दीजिए और आपके कहने पर स्टार्ट कर देंगे। अभी स्नेहा टेंशन फ्री रहो, आप बोलो, आपके कहने पर टॉपिक स्टार्ट है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो कॉन्टिनेंट हमें रखना चाहिए जिस पर हम चर्चा करेंगे वो यूरोप हो सकता है। यूरोप के बारे में अच्छी खासी डिटेलिंग हो सकती है, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो यही होगा कि आज का कॉन्टिनेंट कौन सा है। टुडेज कॉन्टिनेंट इज, टुडेज कॉन्टिनेंट इज, कॉन्टिनेंट कौन सा होगा सर? दैट इज यूरोप। यूरोप, यूरोप आपको देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? यूरोप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूरोप आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। एशिया इसके बाद पढ़ेंगे भाई, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। चलिए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और आज का टॉपिक है आपका कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। महाद्वीप हम सभी जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या 7 है, लेकिन आज का हमारा चर्चा का विषय है यूरोप महाद्वीप। ये पूरी क्लास पूर्णतः बाइलिंगुअल कंटेंट की तरफ फोकस होगी, बट स्टिल हम थोड़ा हिंदी की तरफ ज्यादा नेटिव रहेंगे। इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि हिंदी मीडियम तो नहीं, ये बाइलिंगुअल मीडियम का एक बैच है, बट इसके अंदर जो मेजरली स्पीकर्स हैं वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश भाषा से भी संबंधित हैं तो आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर रिलेटेड फॉर द इंग्लिश मीडियम और यू आर काइंड ऑफ CBSE सब्जेक्ट, देन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। I'll explain the things in the both languages, but it is up to you that you are going to understand or not. You must have to be attentive in the class and you'll get most of the portion in the both languages, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई दोनों तरीके से होगा। One more thing that people are saying कि भाई पीछे एक चीज आई कि सर आप एक काम कर लीजिए कि सर आप हैंड रिटन फॉर्मेट को वापस से ले आइए, जो आपका हैंड रिटन फॉर्मेट लेजेंडरी रहा है। जब तक आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहेगा तब तक हमारा पूरा का पूरा मतलब एक थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि हम इसके अंदर सेमी स्लाइड्स का यूज करते रहें। बट हाँ, ज्योग्राफी के अलावा किसी और सब्जेक्ट के अंदर हमारे द्वारा ये पूरा पोर्शन यूज नहीं किया जाता। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीजों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने के लिए कुछ एक स्लाइड्स का यूज किया जाता है। आपको नोट्स साथ के साथ नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए हम आपको अलग से मौका भी देंगे, ये स्लाइड्स भी देंगे और ये पूरी क्लास PDF भी देंगे। लेकिन मसला यही होगा कि आप यहां पर क्लास में मौजूद होकर समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप से। ये यूरोप है जो आपको कुछ दिखाई पड़ता है, अच्छा खासा बहुत प्यारा महाद्वीप है, मतलब दिखने में बहुत सुंदर है। नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज इसमें कितने? 44 नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सर क्या कभी कभी नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज भी पूछ लेता है? हाँ बिल्कुल पूछ लेता है नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज। जैसे आपसे पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका में टोटल कंट्रीज कितने हैं, आप बताएंगे 13 हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है, मेजर चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए। बट अब जैसे अंटार्कटिका का पूछ ले तो कोई कंट्री नहीं है ना, क्योंकि वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां जीवन यापन उस स्तर पर नहीं हो सकता कि हम वहां देश की स्थापना कर पाए। लेकिन हाँ, जिन कॉन्टिनेंट्स में जीवन इस स्तर पर है वहां जरूर पूछा जा सकता है। तो यूरोप जैसे देश में पूछा जा सकता है, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में पूछा जा सकता है देश कितने हैं, तो 44 हैं। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी,
नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन और मोल्डोवा, सीज, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ठीक है, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, वाटिकन, इटली, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं, बट ये तो मैंने सिर्फ ऐसे स्वाद स्वाद में नाम लिए हैं। आगे हम इन चीजों को समझेंगे कैसे ये रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई आगे मसले को बढ़ाते हैं। अगर कोई इशू नजर आता है तो आप जरूर बताना, क्लास के लास्ट के 5 मिनट पूरी तरीके से आपके लिए ही डेडिकेटेड होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देश कौन कौन से हैं? ये 44 देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे सभी के नाम लिखे हुए हैं। ये इतना जरूरी नहीं होगा बच्चे शुरुआती तौर पर, बट फिर भी आइसलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, सैन मैरियो, वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, चेकिया, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया और हेर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस, माल्टा, एंडोरा, मोनाको और लिक्टेनसाइट, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ के साथ ही आपको ये मिल जाएगा, बट ये ओवरऑल कंट्रीज आपकी रहेंगे। क्या यह सारे याद रखने जरूरी है? बिल्कुल याद रखने जरूरी नहीं है। तो बताए क्यों? बताए इसलिए कि ताकि आप हल्के से अटेंटिव हो जाएं कि ये नाम, इनमें से कुछ नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, इसलिए वहां से रिलेटिविटी कनेक्ट करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि हाँ अरे ये तो सुने सुने से नाम है, तो आपका थोड़ा फोकस जो है वो इस तरफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, ठीक है, बगैर परेशानी के चीजों को ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन या एक्सटेंट क्या है, ये बहुत जरूरी होगा। लोकेशन या एक्सटेंट क्या है? यूरोप का भौगोलिक स्थिति क्या है? द सराउंडिंग ओशियंस एंड सीज क्या है? सबसे पहला है वेस्ट। इसके पश्चिम में क्या है? सर इसके पश्चिम में अटलांटिक सी है। यहां आयरलैंड, आइसलैंड और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में स्थित है, जो आपको दिखाई पड़ता है इसके वेस्ट में। नॉर्थ में आर्कटिक है। अगर हम बात करते हैं इसके नॉर्थ में कौन सा है, सर दैट इज आर्कटिक सी। आर्कटिक सी इसके ऊपर है, या एक बात कहूं तो आर्कटिक सी है, और आर्कटिक सी के जस्ट ऊपर आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक क्या है? ओशियन है। और आर्कटिक ओशियन किस पे है? आपका नॉर्थ पोल पर है, ठीक है। साउथ में आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो यहां पर आप मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देख सकते हैं, जो इसके निचले स्तर पर दिखाई पड़ेगा। फिर उससे नीचे अफ्रीका हो जाएगा। ईस्ट के तरफ इसके यूरोप के पूर्व में रशिया का हिस्सा है, और दुनिया का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी भी आपको यहां देखने को मिलता है। और एशिया महाद्वीप भी इसके पूर्व में ही है। तो इसकी लोकेशन कुछ ऐसी होगी। अगर मैं इसको पेन पेंसिल मेथड से बताना चाहूं तो मान के चलो दैट इज यूरोप। आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऊपर आप देखेंगे दैट इज आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन हुआ, राइट। अगर हम नीचे की तरफ जाएं मेडिटेरियन सी होगा, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। इधर यूरोप होगा, यूरोप के इधर रशिया होगा, एंड रशिया के साथ साथ होगा एशिया। रशिया के साथ साथ होगा एशिया। क्या रशिया अलग से महाद्वीप है? नहीं, इसी का हिस्सा है। रशिया भी एशिया का ही हिस्सा होगा। और इस दिशा में अगर हम जाएंगे तो आपको कौन कौन सा देश देखने को मिलेगा? सर इस दिशा में अगर आप जाओगे, देश के साथ साथ आप ये याद रखो जो लोकेशन है, जैसे ग्रीनलैंड यहां पर है, ठीक है। यहां भी बताया गया कि जैसे अटलांटिक सी है, आयरलैंड है, आइसलैंड है और ग्रीनलैंड है। आयरलैंड, आइसलैंड यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड जो है यह आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। कमाल की बात है कि जब ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा होगा तो साथ ही साथ हमें यह भी पता लगेगा कि सर नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा तो ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको अटलांटिक ओशियन भी दिखाई देगा। अटलांटिक ओशियन भी है, और अटलांटिक ओशियन के ऊपरी हिस्से की तरफ यहां ग्रीनलैंड है भाई, राइट। तो ये इसका कुछ लोकेशन एंड एक्सटेंट हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे। आगे चल के धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि इन क्षेत्रों से ये अलग कैसे होता है, कौन सी जल डमरू मध्य संधि है, या कौन सा पर्वत है जो इनको सेपरेटिज्म की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ खाड़ियां और इसके कुछ प्रमुख सागरों की बात कर लेते हैं, जो यूरोप महाद्वीप पर आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले कोला प्राद्वीप, 20 किलोमीटर गहरा छेद ड्रिल किया गया।
इसके ठीक नीचे व्हाइट सी स्थित है, ठीक है। और कोला पेनिनसुलर आपका कहां पे है सर? यूरोप में ही है कोला पेनिनसुलर। बाल्टिक सागर फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के नीचे स्थित है। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, यह है इसका ये हिस्सा होगा। और इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा सर? इसके जस्ट नीचे बाल्टिक सागर है। बेथुआनिया की खाड़ी ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। फिनलैंड की खाड़ी ये बाल्टिक सागर के ऊपर और फिनलैंड के नीचे स्थित एक छोटा सा भाग है, ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। नॉर्थ सी ये बाल्टिक सागर के पास है और डेनमार्क के नीचे है। बाल्टिक सागर के पास है और डेनमार्क के नीचे है। ये क्षेत्र भी क्षेत्र विशेष रहेगा, ये क्षेत्र भी क्षेत्र विशेष के तौर पर ही जाना जाएगा। बहरहाल आप ये चीज याद रखें जो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यूरोप की जो मेजर बे एंड ओशियंस हैं, बे एंड ओशियंस ऑफ यूरोप। सर आप तो बताते चले जाओगे, हमें याद कैसे होगा? भाई इतना सारा आपको याद करना भी नहीं है। जब इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी तो वहां पे आप क्वेश्चन करने हैं आपको। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे अगर आप एकदम से सडनली मुझसे पूछोगे फिनलैंड की खाड़ी कहां पे है, तो इतनी बुद्धि मैं लगा सकता हूं कि सर फिनलैंड की खाड़ी तो फिनलैंड में होगी और फिनलैंड तो सर यूरोप में है। लेकिन सर अगर फिनलैंड को अगर मैं लोकेशन के बेसिस पर जाऊं तो फिनलैंड के नजदीक में बाल्टिक सागर भी है। तो हाँ सर, ये बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर की ओर है और फिनलैंड से जस्ट नीचे की ओर है। आप ये भी कह सकते हैं बाल्टिक सागर का ऊपर का हिस्सा जो है इसको हम गल्फ ऑफ फिनलैंड भी कह सकते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे पता था कि फिनलैंड यूरोप में है। ऐसी धीरे धीरे आपके साथ चीजें सही होंगी, ठीक है। गल्फ ऑफ जो आपकी बोथुनिया है, गल्फ ऑफ बोथुनिया आपको जो देखने को मिलेगी फिनलैंड और स्वीडन के बीच ही देखने को मिलेगी। परफेक्ट। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल। आपने वो गाना सुना होगा, शिद्दत वाला गाना सुना होगा, ये गहरा समंदर मेरा गवाह है। याद आया? शिद्दत मूवी का गाना। वो इंग्लिश चैनल को ही पार करने की कोशिश कर रहा था छोरा, ठीक है, बट ठंडे पानी की वजह से वो इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पाया है, ठीक है। और प्लस वो प्रोफेशनल भी नहीं है, ठीक है। केवल प्यार होना ही पर्याप्त नहीं होता, आपको प्रोफेशनल भी जीवन में होना पड़ता है। जैसे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले व्यक्ति हैं, बट इक्विपमेंट के साथ उन्होंने तैरा है और वो उस चीज को जानते हैं कि उनकी ट्रिक्स क्या होनी चाहिए। कोई नौसिखिया इसको नहीं कर सकता। फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में स्थित आपको इंग्लिश चैनल दिखाई देगा। इसमें थोड़ा सा इसमें याद रखना कि जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है इसके बीच में आपको यह देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल। बिक्से की खाड़ी कहां पर है? फ्रांस और स्पेन के मध्य है, याद रखना। फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य है इंग्लिश चैनल है, जबकि फ्रांस और स्पेन के मध्य बे ऑफ बिस्के है। ब्लैक सी, इसे श्याम सागर भी कहा जाता है, काला सागर है ना, तो श्याम का रंग कैसा? काला, तो उस हिसाब से रहेगा। और यह प्राचीन रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था। इसके ठीक ऊपर छोटा सा अजोब सागर दिखता है, इसके ऊपर एक छोटा सा एक सी दिखता है जिसको अपन बोलते हैं अजोब सागर। दूसरा मरमरा सागर, ये काला सागर के जस्ट नीचे है। काला सागर से नीचे मरमरा सागर है। एजियन, ये मरमरा सागर के नीचे है, यूनान ग्रीस के पास है, ठीक है। मरमरा से नीचे है और ये कहां पर है? एजियन सागर आपको दिखाई पड़ता है ठीक ग्रीस के ऊपर। मैंने इसको याद कैसे रख रखा है? मैंने इसको BSA से याद रख रखा है, ठीक है। BSA। अब याद रखने का तरीका क्या है? ब्लैक सी, ठीक है, सी ऑफ BMA कर रखा है, BMA, ब्लैक सी, मरमरा सी और एगन सी। BMA, ब्लैक सी, मरमरा सी, एगन सी। और जो एगन सी आपको देखने को मिलता है, दिस इज नियर बाई टू द ग्रीस, नियर बाई टू द ग्रीस, नियर बाई टू ग्रीस, ठीक है। ग्रीस भी एक समय पे बहुत इंपॉर्टेंट राज्य रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य रहा है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें भी नोट्स बनाने में इशू होता है, इफ यू आर लाइक फीलिंग टू मच हार्ड फॉर दिस, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी नीचे दिए गए लिंक में अपलोड करा दूंगा, मतलब आपके सेक्शन में आ जाएगा भाई, हैंड रिटन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इटली और उसके आसपास के सागर को देखते हैं। इटली के पश्चिम में आपको टर्हीनिया सी देखने को मिलता है। भूमि सीमा अगर हम देखते हैं तो इटली, अब हम इटली के आसपास के सागरों की बात करते हैं क्योंकि इटली फेमस बहुत है। इटली सो मच फेमस फॉर द सी,
और इटली खूबसूरत भी बहुत है, तो इसके आसपास के सागरों की बात करना थोड़ा जरूरी बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे कैसे कैसे हिसाब होगा। तो इटली के पश्चिम में आपको टर्हीनस सागर दिखाई पड़ता है। भूमि की सीमा, इटली की सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया को टच करती है। इटली और फ्रांस के बीच में मोनाको नाम का एक देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। मोनाको इतना रिच है कि वहां पर पर्सन इनकम अगर देखी जाए तो शायद हमारे यहाँ टॉप मोस्ट अमीर लोगों की सूची में पहुंच जाएंगे वो। थोड़ा सा याद रखना, वहां पर पर्सन इनकम इतनी है। तो आप थोड़ा सा इसमें नोटिफाई करेंगे कि इसके जो बॉर्डर्स हैं, इटली के जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया जैसे देशों को टच करते हैं। और इटली और फ्रांस के बीच मोनाको नाम का एक देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जो कहां पे है, मोनाको में है। इटली के दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी है, क्योंकि इटली ऑलरेडी यूरोप के दक्षिण में पड़ता है, तो इसके दक्षिण में भी आपका कौन सा होगा सर, इसके दक्षिण में हमारा मेडिटेरेनियन सी होगा। इसके ईस्ट के अंदर बात करता हूं तो एड्रियाटिक सागर यहां दिखेगा आपको, एड्रियाटिक सागर आपको यहां दिखेगा। अब ये एड्रियाटिक सागर कहां से आया, देखो अभी आया था एड्रियाटिक सागर, जो आपको पता लगता है कि सीधा स्लोवानिया क्रोशिया के नजदीक में है और इटली के ईस्ट में है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें पता लगता हुआ कि सर ये कैसे कैसे चलेगा। नेक्स्ट, सोवियत संघ की भी बात कर लेते हैं। रशिया के अंदर काफी सारा क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में वो रशिया के अंतर्गत नहीं है। सोवियत संघ यूएसएसआर का बहुत बड़ा हिस्सा था। जो यूएसएसआर है ये बहुत बड़ा हिस्सा था 1991 से पहले। 1991 में सोवियत संघ में, ठीक है, जो आपका सोवियत आपका संघ है 15 देशों में टूटकर अलग हो गया। सोवियत संघ से अलग हुए जो देश यूरोप में आते हैं वो है एस्टोनिया, लिथुआनिया, ठीक है, और लातविया, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्दोवा। आप देखते हैं कि कई बार रशिया के द्वारा अटैक चलता रहता है, कभी वो लिथुआनिया पर, लातविया पर, बेलारूस पर, मोल्दोवा पर अटैक करता रहता है। और अभी रिसेंट में यूक्रेन से तो बैटल चल ही रहा है। तो ये रशिया के ही हिस्से एक समय पर हुआ करते थे 1991 से पहले, बट वर्तमान में इनको सेपरेट देश की उपाधि मिल चुकी है। तो अब ये रशिया का हिस्सा ना होकर, यूएसएसआर का हिस्सा ना होकर एक सेपरेट नेशन भी है। These are separate nation. These are Estonia, Latvia, Lithuania, all right, Belarus, Ukraine and Moldova, इनका हिसाब किताब कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, लातविया, ओके, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू हो गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्टिक सागर, थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, बाल्टिक सागर है, बाल्टी ले ले, एक ट्रिक होती है बाल्टी ले ले, तो बाल्टी ले ले, ठीक है, एस्टो बाल्टी ले ले। तो बाल्टिक सागर के किनारे जो देश है उनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, वो कहलाते हैं आपके बाल्टिक सी कंट्रीज। जो बाल्टिक सागर के पास है वही बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। अभी अपन बाल्टिक कंट्रीज के बारे में बात करेगा। इन तीनों देशों के नाम में अंत में या अंत में या आता है, जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, या इसमें जरूर आता है। तो सब बाल्टिक देश होंगे। बाल्टिक देश पूछा जाता है कि कई बार भाई बाल्टिक देश कौन कौन से, तो मैंने बताया लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनके लास्ट में या आता है। अब बाल्टी ले ले एस्टो, या एस्टो ले ले बाल्टी ले ले एस्टो किसी लड़के का नाम है और आप उसको चिल्ला रहे हैं बाल्टी ले ले एस्टो, ये एस्टो भाई बाल्टी ले ले, तो बाल्टी से बाल्टिक हो जाएगा, ले से हो जाएगा लातविया, ले से हो जाएगा लिथुआनिया, एस्टो से हो जाएगा एस्टोनिया। दीज आर बाल्टिक कंट्रीज। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में 3 देश स्थित हैं। यह है काला सागर और यह है आपका कैस्पियन सागर। ठीक है सर, अब इन 3 देश कौन कौन से हैं? जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया आपको दिखाई पड़ेंगे। इन देशों के बीच काकेकस पर्वत श्रृंखला भी है, वो जस्ट इनके ऊपर है, काकेकस।
ठीक है, काकेकश पर्वत श्रृंखला भी आपको इन्हीं के पास आपको दिखाई पड़ेगी, कोई समस्या नहीं, कोई मसला नहीं। दूसरा, बॉल्कन प्रायद्वीप और बॉल्कन कंट्रीज कौन सी हैं? बॉल्कन का अर्थ है, यह नाम बॉल्कन नामक पर्वत से आया है, यह देश बहुत उबड़ खाबड़ है, ठीक है। प्रमुख बॉल्कन कंट्रीज कौन से? देखो है क्या कि यहाँ ग्रुपबाजी गुटबाजी बहुत सारी हो रखी है, और वैसे भी जब 44 देश हो जाएं किसी कॉन्टिनेंट पर तो वहां गुटबाजी संभव है। जैसे एशिया में बहुत सारे देश हैं, तो एशिया का हिसाब किताब भी थोड़ा सा बिछड़ा हुआ है। मध्य एशिया देश अलग हैं, उत्तरी एशिया देश अलग हैं, ठीक है, और दक्षिण एशिया देश अलग है। जैसे हम दक्षिणी एशिया में आते हैं, हम सदर्न एशिया में, तो ऐसे ही जो बॉल्कन कंट्रीज हैं, बॉल्कन प्रायद्वीप पर हैं, तो बॉल्कन आइसलैंड पर हैं, तो बॉल्कन आइसलैंड एंड बॉल्कन कंट्रीज, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, बॉल्कन प्रायद्वीप जो है ये 3 तरफ से एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर और काला सागर से घिरा हुआ है। एड्रियाटिक सागर, ठीक है, जो आपका एड्रियाटिक सागर है, एजियन है और काला है, एजियन है और काला सागर है। तो बात चलिए इस क्षेत्र की चल रही है, इस क्षेत्र की। तो इसमें स्लोवानिया, बोस्निया हर्गोविना, अल्बेनिया, मैसेडोनिया और सर्बिया जैसे क्षेत्र इसमें आते हैं। और भी हैं, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, ग्रीस और कोसोवा, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया भी इस क्षेत्र के आसपास पड़ते हैं। तो हमें पता लगता है कि सर ये तो आधा हिस्सा आ गया लगभग। मैं भाई तभी तो बॉल्कन जरूरी है, तभी तो बॉल्कन और देश भी जरूरी है, बॉल्कन और बॉल्कन प्रायद्वीप भी जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आइबेरिया। आइबेरिया के आसपास बहुत अधिक सागर नहीं है, लेकिन जो भी हैं दमदार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यह प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा है। पश्चिम में अटलांटिक सागर, पूर्व में भूमध्य सागर और उत्तर में बिक्सी की खाड़ी है। और आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत केवल 2 देश आते हैं जो आइबेरिया पर है, एक तो है स्पेन और दूसरा है पोर्तुगल। ये बिल्कुल, ये समझ लेना, ये पश्चिमी भाग पर स्थित है, ये बिल्कुल पश्चिमी भाग पर स्थित है। यहां से बाकी यूरोप शुरू होता है, लेकिन इनको यहां ऐसे रखा हुआ है। अब ये जो क्षेत्र है, इसमें ये वाला क्षेत्र है, दिस इज पुर्तगाल, है ना, और ये वाला क्षेत्र दिस इज स्पेन। इसको हम बोलेंगे स्पेन, इसको हमने बोला पोर्तुगल, क्योंकि ये पोर्तुगल को रिप्रेजेंट करता है। और पीछे वाला जो हिस्सा है ये आपका किसके लिए? स्पेन के लिए है। थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ो। यूरोप के लो लैंड कंट्रीज, मतलब यूरोप की कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो काफी लो लैंड है, ठीक है। लो लैंड का मतलब है इन देशों की भूमि समुद्र तल से थोड़ी नीचे है, इसलिए इसमें सागरीय पानी घुसने का खतरा रहता है। ये यूरोप के बहुत ही अमीर देश हैं। 3 प्रमुख देश हैं जो लो लैंड है, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नेदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ये कंट्रीज होंगे आपके, इनको लो लैंड कंट्रीज बोला जाएगा, ठीक है। निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही हो, यह संभवतः बहुत आसान है कहना तो, ठीक है, लेकिन इसको समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। मैं खुद समझता हूं इस बात को, लेकिन अभी आप भरोसा रखिए, जो बता रहा हूं वो करते रहिए, बाद में जब क्वेश्चन लगाओगे तो सब कुछ कर पाओगे। याद रखने का तरीके, एनबीएल, लो लैंड कंट्रीज को याद रखते हैं, एनबीएल, एल यहां से भी मैच हो जाएगा। एनबीएल, एनबीएल का मतलब क्या है सर? नेदरलैंड्स, बी फॉर बेल्जियम, एल फॉर लग्जमबर्ग, एनबीएल, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहलाता है? सर प्रायद्वीप की परिभाषा भूमि का वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, जैसे प्रायद्वीपीय भारत। यूरोप महाद्वीप में दुनिया के सबसे अधिक प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसी कारण से यूरोप को प्रायद्वीपों का देश कहा जाता है। यह संसार का सबसे विकसित और शीतोष्ण भरा महाद्वीप है। सर्दी बहुत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ यूरोप में क्या है कि यूरोप में हमारी रिश्तेदारी है, कई रिश्तेदारी हैं यूरोप में, तो उनका हमेशा से रहता है कि वो मैंने जब भी उनको देखा तो सर्दी में ही देखा है उन्हें, मतलब वो सर्दी में स्वेटर वगैरह कुछ ना कुछ पहन के ही रखते हैं। तो ये पॉइंट है वहां पर।
ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखेंगे कि सर हमारे यहाँ पर आपको यूरोप में प्रायद्वीपों का महत्व पता लगेगा। ठीक है, यूरोप की प्रायद्वीपता की महत्वता आपको पता लगेगी। दूसरा, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख तथ्य समझते हैं। यूरोप महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जैसी कोई भी रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि नॉर्थ में इतना है कि यहां से कोई रेखा ही नहीं गुजरती, कोई रेखा नहीं है। यहां से केवल 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा गुजरती है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, क्योंकि वो खींची ही इन्होंने थी अपने शहर ग्रीनविच को उसका पैमाना मानकर। दुनिया का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। यहां कोई मरुस्थल है ही नहीं। देर इज नो डेजर्ट, देर इज नो डेजर्ट इन यूरोप। तो आपके लिए आसान होगा कि सर चलो यूरोप का फैक्ट तो नहीं बना, वरना सवाल बनते हैं। जैसे अगर मैं ही आपसे पूछना चाहूं कि भाई जो गोभी मरुस्थल है वो कहां पर है, किस महाद्वीप पर है, और गोभी मरुस्थल के बारे में मुझे थोड़ा बताओ। पूछ सकता हूं मैं, बट नहीं पूछ रहा। खैर कोई नहीं, ये फैक्ट है। यूरोप की बड़ी झीलों की हम बात कर लेते हैं। झील कौन कौन सी? सर लाडोगा, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लाडोगा। ठीक है, लेक विक्टोरिया नॉर्थ अमेरिका की है, सबसे बड़ी है, ताजे पानी की है। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर लाडोगा। ओनेगा, यह भी यूरोप की एक प्रमुख विशाल झील है। ये दोनों झीलें यूरोप महाद्वीप का हिस्सा हैं, लेकिन ये रूस देश में स्थित है। ओनेगा भी और लाडोगा भी। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि फिनलैंड के अंदर झील बहुत सारी हैं, छोटी छोटी झीलें हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, छोटी छोटी दूरी पर ही आपकी छोटी छोटी झीलें हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर टॉप 3। रशिया, इसका जो भाग एशिया में है उसे साइबेरिया कहते हैं। यूक्रेन और फ्रांस, अकॉर्डिंग टू द एरिया ये बड़े हैं। पॉपुलेशन में रशिया सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे है फ्रांस। सर जर्मनी कहाँ गया? जर्मनी उनके जाने के बाद, उनका मतलब से मेरा नाम मतलब हिटलर से है, उसके बाद लोगों का डर खत्म हो गया जर्मनी में। जर्मनी में अभी हुकूमत नहीं चलती, डेमोक्रेसी चलती है। नेक्स्ट, यूरोप और एशिया को अलग करने का कारण क्या है कि हम यूरोप और एशिया को हमेशा अलग देखते हैं? इसके पीछे का कारण कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज बगैर कारण हो रही हो, नहीं, संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं भाई जी तगड़े लेवल पर। चलिए, करेक्ट है। अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक है, चलो, वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस एंड दिस इज वेरी क्वाइट स्पेशल। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले कारण क्या हैं? व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से यूरोप और एशिया काफी हद तक एक दूसरे से अलग हैं? मेन रीजंस की बात करते हैं। देखो, यूरोप और एशिया के मध्य बॉर्डर बनाने वाले 5 प्रमुख कारण हैं। देर आर 5 मेजर रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये समझेंगे कि 5 मेजर रीजन है जिसकी वजह से अलग अलग होगा। पहला, यूराल माउंटेन। यूराल पर्वत को अगर आप समझेंगे, यूराल पर्वत को, तो यह एशिया के और यूरोप के बीच में इस प्रकार से एक लाइन बनाते हैं। देन आपकी यूराल रिवर भी बनाती है, क्योंकि यूराल माउंटेन से निकलने वाली जो सबसे बड़ी रिवर है वो यूराल रिवर ही है। तो इस वजह से इसके द्वारा भी काफी सारी चीजें इस प्रकार से की जाती हैं। ठीक है, याद रखना, बगैर परेशानी के आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है,
तो जैसा मैंने बताया इस तरीके से आपकी यूराल रिवर भी है, यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इज यूराल माउंटेन, बट ये एंड कहाँ पे होती है सर? कैस्पियन सी में होती है। धीरे धीरे ये जो सीज वगैरह ये भी आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। दूसरा काकेकस माउंटेन, माउंटेन यह है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है, काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत, यूराल पर्वत, ये दोनों देखो, ये कैस्पियन सागर है और इसी के नजदीक में ये काकेकस पर्वत है। तो ये काकेकस पर्वत जो है, इस साइड का काकेकस पर्वत के जो ईस्ट साइड का हिस्सा है वो एशिया में है, जबकि उसका जो वेस्ट साइड का हिस्सा है वो एशिया में नहीं है, वो आपके यूरोप में लगेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि सर कैस्पियन सागर भी इनको अलग करता है, बॉस्फोरस की संधि भी अलग करती है, जो मरमरा सागर और काला सागर को अलग करती है। मरमरा सागर और काला सागर को अलग करती है, और ये भी एशिया और यूरोप को अलग करती है। लाइंस बनती हैं। पेपर में बहुत बार ये पूछा गया, इवन मेरे खुद के पेपर में ये पूछा गया कि जब यूरोप और एशिया को हम अलग करते हैं, व्हेन वी क्लासिफाइड द यूरोप एंड एशिया इनटू टू डिफरेंट पोर्शंस, देन काइंडली मेक श्योर, काइंडली बताएं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आएंगी जो बॉर्डर्स बनाती हैं। तब हमें पता लगता है कि सर यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, एंड इस प्रकार से काकेकस माउंटेन, कैस्पियन सी एंड बॉस्फोरस वाटर स्ट्रेट, इसके बारे में हमें पता लगता रहा है। देन हम आगे बात करते हैं आगे, तो हमें पता लगता है स्कैन, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं? देखो, यूरोप में एक बड़ी अच्छी बात क्या है, यहाँ सभी कंट्रीज के मिनिमम नाम है, ठीक है। अब सर वो नाम कैसे हैं? सर इसमें स्कैंडिनेवियन देश अलग हैं, बाल्टिक कंट्रीज अलग हैं, लोअर लैंड्स अलग हैं, तो इसमें देशों के नाम हैं, उस आधार पर आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जैसे टॉप सेक्शन, अगर हम ज्योग्राफिकल बेसिस पर बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में, अगर हम जियोग्राफिकली बात करते हैं, जियोग्राफिकली हम बात करते हैं टॉप सेक्शंस के बारे में, तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीनों पेड़ की पत्ती फलियों की तरह आपस में चिपके हुए हैं। जैसे पेड़ की पत्तियां आपस में चिपकती हैं, ये देश भी चिपके हुए हैं। तो ये कंट्रीज आपके स्कैंडिनेविया कंट्रीज हो गए, ठीक है। मध्य रात्रि का देश, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो रात में यहां पर सूरज चमक रहा हो, ठीक है। चलो दोबारा हम बात करते हैं, दिस इज नोन एज द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। इसको हम बोलते हैं कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन इसको बोला जाएगा, मिडनाइट सन इसको बोला जाएगा, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन इसको बोलेंगे। और दूसरा बॉटम सेक्शन में भी है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। बात को समझना आप, ये पांचों देश दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं, जहां के नेता और राष्ट्रपति बिना भारी सुरक्षा के आम जनता के बीच साइकिल से घूमते हैं, और इसी वजह से इनको स्कैंडिनेविया कंट्री कहा जाता है, ठीक है। और ये जो क्लास है इसकी टाइमिंग आप परफेक्टली देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका जब मन होगा आप आएंगे यहां पर इसे देख पाएंगे। दूसरा, मैं इसमें हाईलाइटेड कार्ड आपको बता रहा है कि ये 5 ऐसे कंट्री है जिनको स्कैंडिनेविया कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। दिस इज फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड। और जो भी आप मेजर इंडेक्स देखते होंगे, उन सभी इंडेक्सों में इनकी रैंक आपको शुरुआत 1, 2, 3 में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो जलवा है इनका। आगे बढ़े, अब कई बार बच्चों को इश्यू होता है सर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर क्या है। एक बहुत ही कमाल का और बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कई बार यही इशू होता रहता है कि सर आप बता देंगे कि आपका इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। मैप के बेसिस पर समझोगे तो आसानी से समझ पाओगे। सबसे छोटा है इंग्लैंड। इंग्लैंड यह केवल इंग्लैंड का क्षेत्र है। जो इंग्लैंड है यह आपको इतना ही देखने को मिलेगा जितना इंग्लैंड है। इंग्लैंड की कैपिटल ही लंदन होगी, जो इंग्लैंड के अंतर्गत है, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इसमें 3 देश और शामिल कर दें। जो कंट्री आप सुनते हैं ना कि सर लंदन जा रहा हूं, तो लंदन जब जा रहे होते हैं तो आप इंग्लैंड जा रहे होते हैं। जो इनका मेन पॉइंट है, जहां से सब कुछ चल रहा था, जहां ब्रिटिशर्स भारत में आ रहे थे, तो वो पॉइंट है इंग्लैंड, इनका मेन पॉइंट, इनका मेन रेसिडेंस। बट ग्रेट ब्रिटेन, इसमें अगर 3 देश और मिला दें, वेल्स, स्कॉटलैंड
और इंग्लैंड, ये तीनों देश मिलकर, या फिर ये कहें कि इंग्लैंड में दो देश मंगाना बना ले, मतलब मर्ज कर दें, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। बट इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है, यूनाइटेड किंगडम कब बनता है, इसमें चार हिस्से शामिल होते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ा जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ा जाता है, और जैसे ही आप नॉर्दर्न आयरलैंड को इसमें जोड़ते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज आपका क्या, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहलाएगा। मसला तो नहीं है, कोई कोई मसला नहीं है। देन आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यूरोप की प्रमुख पर्वतमालाएं। यूरोप के अंदर जो पर्वतमालाएं हैं इनका भी एक अलग दबदबा रहा है। जो माउंटेन रेंज है इनका भी आपका एक अलग दबदबा रहेगा। रीजन क्या बताता हूं, देखो यूरोप की मेजर आपकी क्या माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज की बात करते हैं, माउंटेन रेंज की बात करते हैं, और रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। अब देखो एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन यूरोप का सबसे विशाल और प्राचीन पर्वत है एल्प्स माउंटेन। इसका विस्तार लगभग 8 देशों में है, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, मोनाको, इटीसी इटीसी। और इन सभी देशों में आप देखेंगे कि भाई इनका जो एल्प्स माउंटेन है, इनका हिसाब किताब काफी अच्छा खासा है। यूरोप का सबसे बड़ा और आपका सबसे प्राचीन पर्वत भी यहीं पर है। 8 देशों में इसका विस्तार है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक के पैन भी आते हैं, राइट। तो ये माउंट ब्लैंक के जो पैन है वो एल्प्स माउंटेन की वजह से ही रखे गए, कंपनी यूरोपियन है। दूसरा काकेगस माउंटेन, काला सागर के और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। 4 देश है, रूस, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश अब आप करेंगे। सर यहां पर है आपका ब्लैक सी, यहां है आपका कैस्पियन सागर, ये वाला हिस्सा है एशिया का, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज जस्ट लाइक कि यह है आपका यूरोप। यहां ब्लैक सी को जोड़ता हुआ, यहीं ब्लैक सी को जोड़ता हुआ, कैस्पियन सी को जोड़ता हुआ ये जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज का नाम क्या है सर? इसी माउंटेन रेंज का नाम काकेकस माउंटेन है, राइट। इसी का नाम काकेकस माउंटेन हो जाएगा। अब काकेकस माउंटेन के साथ साथ अगर हम आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एल्प्स माउंटेन के बारे में बात करते हैं। तो सर एल्प्स माउंटेन आपको दिखाई देता है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के पास। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और मोनाको, यहां पर आपको दिखाई पड़ता है आपका माउंटेन रेंज नेम्ड एज एल्प्स। एल्प्स आपको यहां दिखाई पड़ता है, तो एल्प्स का भी आप थोड़ा याद रखेंगे। मूव आगे करते हैं। इसकी प्रमुख पर्वतमालाओं में और भी कंट्रीज हैं, जैसे कि यूराल माउंटेन। यूराल बहुत फेमस है, ये एशिया और यूरोप को बिल्कुल अलग करता है। इसका दक्षिणी छोर यूराल नदी में जाता है और दूसरा छोर आर्कटिक सागर में जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी नरोदान्या है। दूसरे हैं जो आपका जोलेन, जोलेन, जोलेन या जालौन पर्वत है, नॉर्वे और स्वीडन के बीच है, फेमस नहीं है। डिनारिका, यह एड्रियाटिक सागर और क्रोशिया देश में स्थित है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पियंडस बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जो याद रखने हैं, आप यूराल माउंटेन को याद रखेंगे, आप आल्प्स को याद रखेंगे, आप काकेकस माउंटेन को याद रखेंगे। यू ओनली हैव टू रिमेंबर 3। बाकी तीनों को याद नहीं भी रखेंगे, काम चल जाएगा। आप क्यों बता रहे हैं सर फिर? देखो मेरे बताने के पीछे का कारण यह है कि मेरी क्लास में से अभी केवल छात्र नहीं निकलते, अब मेरी क्लास में से शिक्षक भी निकल रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कल को जाके अगर आप किसी को पढ़ाओ तो आप अधूरा पढ़ाएं, बिल्कुल नहीं, खुल के खेलना है आपको वहां भी। दूसरा, हम यूरोप की प्रमुख पर्वतमालाओं में बात करते हैं, तो पेनाइन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये इंग्लैंड यूके में बिल्कुल बीच में। यूनाइटेड किंगडम का जो बैकबोन है वो आपका पेनाइस माउंटेन है, याद रख सकते हैं। इसका नाम बहुत ही वल्गर सा लग रहा होगा आपको, बट हाँ याद रख सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट बहुत जरूरी है, इसको भी याद रखना। नाजूरा को याद रखने की जरूरत नहीं है,
ना ही पिरनीज को याद रखने की जरूरत है। पिरनीज तो स्पेन फ्रांस के बीच में है, ठीक है। और दूसरा ज्यूरा माउंटेन की बात करते हैं, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है जो नदियों के कटाव और हवाओं के कटाव की वजह से बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है आपका ज्यूरा माउंटेन, राइट। ब्लैक फॉरेस्ट रीजन क्या है, ये जर्मनी में है, ठीक है। इसका सबसे ऊंची चोटी आपकी फेल्डबर्ग है। आपने वो ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री खाई है? एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री का ओरिजिन होता है जर्मनी से। तो जर्मनी की सबसे विशेष जगह कौन सी है? ब्लैक फॉरेस्ट, जो उसका पूरा पर्वत है। और उसी की वजह से आज की डेट में वह फेमस है कि भाई ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री इज फेमस फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा याद रखना है आपको, ओके। यूरोप की पर्वतमालाएं थोड़ी सी और देखेंगे। यहाँ पे आपकी यूरोप की और पर्वतमालाएं दिखती हैं, जैसे आपका कैंटरब्रियन माउंटेन है जो कि स्पेन में है, आपका बॉस्केस माउंटेन है जो फ्रांस में है, और कॉर्थोपियन माउंटेन है जो 6 देशों में फैला हुआ है, चेक, स्लोवानिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है। बट हाँ, अगेन दिस इज अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इसको भी आप देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट यार आज का तो समय हो चला है ना, आज का तो समय हो चला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे कल करेंगे। आज तो पूरे 11 बज गए ना, आपका टाइम हो गया यार, ठीक है। मैंने भी देखा नहीं, एग्जैक्ट 11 बजे हुए हैं, ठीक है। और अब इसको खींचने का मतलब बनता नहीं। अगर मैं जल्दबाजी में थोड़ा इसे और खींच भी लूंगा तो उसका कोई उद्देश्य नहीं बनेगा बच्चे, ठीक है। तो आज हम यूरोप को निपटा देंगे, और यूरोप को निपटाने के बाद हमारे पास अफ्रीका बचेगा, एशिया बचेगा, और हमारे पास एक क्षेत्र और बचेगा इसके बाद भी। वो कौन सा है सर? सर, इसके बाद हमारे पास हमारे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक बचेंगे, ठीक है। ओके अभिमन्यु, गौरव कह रहा है मैंने नया बैच लिया है, ठीक है भाई, ठीक है चलिए। और आपकी जो जीत सीरीज थी उसमें मैं धीरे धीरे कंटेंट डालता जा रहा हूँ, वो भी आप देखते जाना, यूट्यूब पर है सब कुछ, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? क्लास के बाद आपके ऐप के ऊपर ही अपलोड हो जाते हैं, क्लास के नीचे, ठीक है। अब मैं कल मिलता हूँ। करंट का कब तक होगा यार भाला भाई? मैं कोशिश कर रहा हूँ परसों से स्टार्ट करा दूं, है ना। करंट अफेयर्स परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा पूरा मन है कि आज किसी ना किसी तरीके से मैं एक बार इवेंट लगा दूं। जब इवेंट लग जाता है तो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं उसको स्टार्ट करूं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।